नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज हम बात करते हैं पशु परिचर भर्ती 2023 यानी कि एनिमल अटेंडेंट जो भर्ती आई हुई है उसके परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम जो सिलेबस है साथियों इसका वो कम्प्लीटली मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा समझाऊंगा कि कौन से टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, यानी कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। और जो परीक्षा की स्कीम है कि कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितना टाइम मिलेगा, क्या पूरा रहेगा, ठीक है साथियों। तो पूरी परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम पशु परिचर भर्ती 2023 के लिए जो 5,934 पदों पर आई हुई है और जिसकी योग्यता केवल 10वीं पास है। 10वीं पास कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है। और फॉर्म जो है साथियों अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो जब भी स्टार्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और अभी जो है मैं आपको परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो साथियों सबसे पहले हम समझते हैं परीक्षा की स्कीम, जिसमें पशु परिचर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी। तो प्रश्न पत्र जो है साथियों आपके दो भाग में होगा, भाग अ और ब। दो भाग का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की जो टोटल संख्या रहेगी वो 150 रहेगी। 150 तो टोटल प्रश्नों की संख्या है, जिसमें भाग अ में 105 क्वेश्चन रहेंगे और भाग ब में 45 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये 105 और 145 किसके क्वेश्चन है वो मैं आपको सिलेबस के माध्यम से बताऊंगा। और अगर कुल अंक की बात करें तो कुल अंक भी 185 रहेंगे, जिसमें 105 तो भाग अ के और 45 जो है भाग ब के रहेंगे। और परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है साथियों। अब पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले इसमें 150 प्रश्न रहेंगे। अब शब्द वाले ABCD करके इस प्रकार से 50 क्वेश्चन रहेंगे। और अधिकतम पूर्णांक 150 अंक का होगा। 150 नंबर का ही पेपर होगा पूरा। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा। प्रत्येक जो भी आप क्वेश्चन सही करोगे उसके लिए 1 नंबर मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग भी है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना रहेगा। और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। आपको 40% नंबर लाना कंपलसरी है इस पेपर में। पशु परिचर के पेपर में 40% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। और 6th पॉइंट है परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा, यानी कि जो भी एग्जाम होगा वो 10वीं तक के लेवल के रहेगा। सेकेंडरी यानी कि 10वीं पास लेवल का रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है साथियों। ये तो है पूरी परीक्षा की स्कीम, कितने प्रश्न है, कितने भाग में है। और अब जो है साथियों मेन पॉइंट है अपना पाठ्यक्रम, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो भाग अ की बात करें तो ये 70% आएगा। भाग अ से जो सिलेबस है वो 70% आएगा और इसकी जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 105 रहेगी और पूर्णांक भी 105 का ही रहेगा। अब भाग अ में सिलेबस क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक है। तो राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, ठीक है साथियों। ध्यान रखना कि राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ यानी कि अधिकतम 99% आपको राजस्थान के बारे में ही पूछा जाएगा, बाहर से अदर नहीं पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान के अंदर जो जनरल नॉलेज है राजस्थान का वही पूछा जाएगा, वो विशिष्ट संदर्भ यानी कि स्पेशल राजस्थान के बारे में, जिसमें माध्यमिक स्तर का ये रहेगा। माध्यमिक स्तर का जो सिलेबस है वो 10वीं पास लेवल तक का, ओनली 10वीं पास तक लेवल का, जिसमें आपका जो रेगुलर हम साइंस जो यूज करते हैं दैनिक विज्ञान उसके टॉपिक रहेंगे, जिसमें नॉर्मल नंबर
जो भी 10वीं पास तक की विज्ञान रहती है, साइंस के जो टॉपिक रहते हैं वो, और गणित रहेगी आपकी नॉर्मल, मैथमेटिक्स, सामाजिक अध्ययन रहेगा। ठीक है साथियों, जो अपनी जो स्पेशल बुक होती है कि 10वीं पास की, वो भी आप पढ़ सकते हो इसके लिए सामाजिक अध्ययन में। और भूगोल, ठीक है साथियों, भूगोल रहेगा आपका, इतिहास है, संस्कृति है, कला है और समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। ठीक है साथियों, छोटे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका दैनिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि, ये सभी के सभी विषय साथियों टॉपिक है वो 10वीं पास लेवल तक के रहेंगे, जो राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के बारे में पूछे जाएंगे। अब मेन बात आती है भाग ब की, जिसमें कई सारे अभ्यर्थियों के सवाल रहते हैं कि भाग ब को कैसे पढ़ा जाए। तो भाग ब भी मैं आपको समझा देता हूं, जिसमें 30% क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 45 क्वेश्चन इसके रहेंगे भाग ब के। अब भाग ब में जो है साथियों आपके पशुपालन से संबंधित टॉपिक्स रहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के, पशुपालन के टॉपिक रहेंगे। तो अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, जिसका पूर्णांक भी 45 है और 45 क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके। पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं के प्रमुख देशी नस्लें। आप साथियों इसमें भी जो पशुपालन से संबंधित जो जनरल नॉलेज है वही पूछा जाएगा। पशुओं पालन से संबंधित जितने भी टॉपिक आते हैं, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी ए टू जेड काम रहते हैं, उनके सामान्य ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, यानी कि प्रदेश यानी कि अपने राजस्थान के जो प्रमुख देशी नस्लें हैं। ठीक है साथियों, कौन सी प्रमुख देशी नस्लें, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, ऊंट इत्यादि, इन पशुओं की जो देशी नस्लें होती है, ओनली देशी नस्लें, जैसे कि गाय के हम अगर देखें तो होलिस्टीन, जर्सी, ये नहीं, देशी नस्लें जैसे कि गिर है, साहिवाल है, हरियाणवी है, थार पारकर है, भैंसों में सूरती, मुर्रा, इस प्रकार से जो ये देशी नस्लें हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कृत्रिम गर्भाधान, जो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन होता है। कोई भी पशु हीट पे आता है, जो पाले आता है, तो उसको जो आर्टिफिशियली तरीके से जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जो सीमन लगाया जाता है, उसको कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। तो उसके बारे में नॉर्मली पूछा जाएगा। तो कृत्रिम गर्भाधान के बारे में वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप जाके देख सकते हो। बध्यकरण यानी कि कास्ट्रेशन, जो भी मेल पशु है जो माउंटिंग करता है सीमन यानी कि क्रॉस करने के लिए, तो उसके जो इसके लिए क्या बध्यकरण करते हैं, कास्ट्रेटेड करते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है, ताकि वो माउंटिंग न कर सके, उसको केवल खेतों के लिए उपयोग लिया जाए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए, मांस उत्पादन के लिए या फिर शरीर के बढ़वार के लिए उपयोग में लिया जाए, उसके लिए ये करते हैं। और संकर प्रजनन, ठीक है साथियों, क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि देशी विदेशी नस्लों का आपस में क्रॉस करवाना है, या फिर दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के पशुओं का आपस में प्रजनन करवाना, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग का इसमें पूछा जाता है। अगला पॉइंट है दुग्ध दोहन और दुग्ध श्रवण काल, यानी कि दुग्ध दोहन यानी कि दूध निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में पूछा जाता है। मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो हाथों से निकालने वाले, एक वो मशीन से निकालने वाले। हाथों में भी फिर अलग अलग रहते हैं कि एक फुल हैंड मेथड है, एक ये नकलिंग वाला हो गया, एक वो चिमटी वाला हो गया, चुटकी वाला, इस प्रकार से ये कुछ दूध दोहन की विधियां रहती है। और दूध श्रवण काल यानी कि दूध कितने समय में निकाल लेना चाहिए पूरा का पूरा, तो ये नॉर्मली 4 से 5 मिनट का बोलते हैं, जिसमें लगभग पूरा दूध निकाल लेना चाहिए, ये इसमें आ जाता है। और स्वच्छ दूध उत्पादन यानी कि दूध उत्पादन में कौन कौन सी स्वच्छताएं रखनी चाहिए, यानी कि हाथ धोने चाहिए, जो उसका अडर होता है उसको भी अच्छा धोना चाहिए, और जो प्रत्येक थन की जो पहले जार होती है उसको पहले नीचे छोड़ के फिर दूध निकालना चाहिए, स्वच्छ बर्तन होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें टॉपिक रहेंगे। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, पशुओं का मैनेजमेंट, और कुक्कुट यानी कि जो मुर्गा मुर्गी जो होते हैं उनके बारे में, उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए ताकि अच्छा से अच्छा उत्पादन हो सके, उसके बारे में।
अगला है जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जैविक अपशिष्ट यानी कि गोबर हो गया है, उसका मूत्र हो गया है, जो बचा हुआ चारा है उसका निस्तारण कैसे करना है, जो अब जैविक अपशिष्ट है उनका निस्तारण कैसे करना है, उनको खत्म कैसे करना है, उसके बारे में पूछा जाएगा। संतुलित पशु आहार यानी कि बिल्कुल मैनेजमेंट तरीके से, मेंटेनेंस तरीका का जो पशु संतुलित पशु आहार है उसके बारे में पूछा जाएगा कि पशुओं के लिए संतुलित आहार पशु आहार कौन सा होना चाहिए, जिसमें दलिया है, कोई भी जो ज्वार या फिर खल है, मिनरल मिक्सचर पाउडर है, नमक है, सोडा है, इस प्रकार से ये संतुलित पशु आहार कैसे क्या बनाना चाहिए, पशुओं के लिए कौन सा अच्छा रहेगा संतुलित पशु आहार, उसके बारे में पूछा जाएगा। चारा फसलें यानी कि जितनी भी चारा फसलें हैं जैसे कि बरसीम, रजगा, जई, जो जवार, ये चारा फसलें हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। और चारा और चारागाह विकास यानी कि जो जितने भी चारागाह होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा चारा और चारागाह को कैसे बढ़ाया जाए ताकि अच्छा से अच्छा उत्पादन हो सके, उसके लिए स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान, इसके बारे में मैंने एक पूरा कंप्लीटली वीडियो बना के डाल रखा है, जाके आप देख सकते हो स्वस्थ और स्वच्छ जो बीमार पशु है उसकी पहचान कैसे करते हैं। यानी कि जो बीमार पशु होगा वो सुस्त रहेगा, डिस्चार्ज रहे पर आता रहेगा नाक से, और मुंह से लार गिरेगी, गोबर भी ढीला करता रहेगा या फिर ज़्यादा ही टाइट करेगा, पेशाब का कलर चेंज रहेगा। तो इस प्रकार से जो ये बीमार पशुओं की पहचान देते हो। स्वस्थ पशु बिल्कुल तंदुरुस्त होगा, एक्टिव रहेगा, तो इस प्रकार से ये रहेगा, इसके बारे में पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, यानी कि जो पेट के कीड़े हैं और जो शरीर पर चिपकने वाले जूं, चिचड़ वगैरह, ये अंत परजीवी यानी कि जो शरीर के अंदर वाले, और बाह्य परजीवी जो शरीर के ऊपर जो चिपकते रहते हैं वो, उनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन से अंदर के और बाहर के परजीवी रहते हैं पशुओं में। और अगला पॉइंट है पशुओं में टीकाकरण, जो वैक्सीनेशन करते हैं पशुओं में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुकुर में, तो उनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन से टीके और कब कब लगाए जाते हैं। मेनली ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं टीकाकरण में कि कौन कौन से पशुओं को कौन कौन सा टीका और कब कब लगाया जाता है और कितना लगाया जाता है, ये मुख्य पॉइंट पूछे जाएंगे इसमें। अगला है पशुधन प्रचार, जो एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन है, यानी कि पशुधन प्रचार, यानी कि जितने भी कार्यक्रम चलते हैं इसके अंदर, पशुधन प्रचार में जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उनके बारे में, नस्लों के बारे में, जो भी नई नस्ल आती है इनके बारे में इसमें पूछा जाता है। और प्रचार यानी कि इनका प्रसार कैसे किया जाए, प्रसार यानी कि प्रचार बढ़ाया कैसे जाए, इसके बारे में और पूछा जाता है कि लोगों तक इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बताया जाए, कौन से तरीके अपनाए जाए जिससे कि पशुधन के बारे में अच्छा से अच्छा नॉलेज हो सके लोगों को। अगला पॉइंट है भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, यानी कि भेड़ बकरियां जो है उनका स्वास्थ्य कैलेंडर, यानी कि एक कैलेंडर बन जाता है जिसमें कि डीवर्मिंग कब क्या देनी है, वजन कितना रहना चाहिए और उसके टीकाकरण क्या क्या रहना चाहिए, उस प्रकार से वो एक कैलेंडर बन जाता है स्वास्थ्य का कि इसको भेड़ बकरियों को कंप्लीटली स्वास्थ्य कैसे रखा जाए, तो वो उसके बारे में पूछा जाएगा। और ऊन, मांस और दूध, अंडों का देश व राज्य में उत्पादन, जो भी अपना ऊन है, मांस है, दूध है और अंडे है, वो उसका देश और राज्य में उत्पादन व स्थान, यानी कि कितना उत्पादन हो रहा है, कौन से स्थान पर है, दूध उत्पादन में, मांस उत्पादन में, तो अपना देश और राज्य कौन से स्थान पर है और कितना उत्पादन होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो हाल ही में जो 2019 की जो गणना है उसके संदर्भ में आपको पूछा जा सकता है इसमें। अगला है प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना दूध और मांस और अंडे की उपलब्धता रहती है और अभी कितनी हो रही है उसके बारे में इसमें पूछा जाएगा। और प्रति पशु दूध की उत्पादकता, यानी कि प्रत्येक पशु से उसकी नस्ल, उसका बॉडी वेट, उसके प्रजाति के हिसाब से कितना दूध औसतन प्राप्त होता है और होना चाहिए उसके बारे में पूछा जाएगा। ऊन कतरण, यानी कि जो भेड़ है उनके ऊन कतरण, यानी कि ऊन काटने की जो विधियां है और उनको क्या कहते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा।
भार ढोने वाले पशु, यानी कि भार ढोने वाले कौन कौन से पशु है, जैसे कि घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, बैल है, इनके बारे में पूछा जाएगा जो भार ढोते हैं। और वर्मी कंपोस्ट खाद, ये आप सभी जानते हो, बहुत ही आसान पॉइंट है। जो वर्मी कंपोस्ट, जो केचुआ खाद जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, अब जो चमड़ा और हड्डियों का उपयोग आप जानते ही हो कि पशु अगर किसी कारण बस अगर मर जाता है विदाउट किसी बीमारी के, ऐसी कोई बीमारी न हो कि जिससे कि उसको काटने के बाद वो बीमारी फैले, उसका संक्रमण हो जाए, वो नहीं। जो स्वस्थ था और किसी कारणवश मर गया है, तो उसकी जो चमड़ी और हड्डियां है उसको हम उपयोग में ले रहे हैं, तो उसका उपयोग किन किन चीज़ों में उपयोग हो रहा है, तो कई सारी दैनिक जीवन में काम आती है, उनके बारे में पूछा जाएगा। और पशुओं की उम्र ज्ञात करना, आप साथियों पशुओं की उम्र ज्ञात करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो वजन के हिसाब से हो जाता है, सींग के हिसाब से, दांतों के हिसाब से, या फिर रिकॉर्ड संधारण के हिसाब से उम्र ज्ञात करना विभिन्न पशुओं की, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। पॉलीथीन से पशुओं एवं पर्यावरण को हानि, ये बहुत ही सरल पॉइंट है, आप सभी जानते ही हो कि अगर पशु अगर इसको खाएंगे तो वो उसके हाथों में फंसेंगे और पशु मरेंगे, सीधा सा पॉइंट है। इसके बहुत ही हानिकारक जो भी पॉइंट है वो पूछे जाएंगे। और पर्यावरण को भी हानि है, इसको अगर जलाया जाए तो प्रदूषण होगा, और अगर नहीं जलाते तो वो इधर उधर मिट्टी में घूमते रहेंगे, जिससे कि जो पोषकता है वो घटेगी। और अगला पॉइंट है पशु बीमा, जो अभी हाल ही में चल ही रहा है। पशु बीमा कैसे, कब, क्यों किया जाता है, उसके बारे में पूछा जाएगा। पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानी, यानी कि पशु अगर हम खरीद रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यानी कि सावधानियों में विशेषकर उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसके उत्पादन को लेकर विशेष पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए कि पशु स्वस्थ तो है, कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर कोई आदत तो नहीं है, किसी की कोई भी गंदी आदतें होती है, जैसे कोई फीमेल पशु होता है वो अपना खुद का दूध भी पी जाता है, तो उस प्रकार से ये गंदी आदतों का ध्यान रखना चाहिए पशु क्रय के समय। पशु मेले, जितने भी राजस्थान में जो बड़े बड़े 10 पशु मेले हैं उसके बारे में पूछा जाएगा कि कब, किस नाम से और कहाँ भरे जाते हैं, उसके बारे में। पशु गणना पूछी जाएगी आपको। गौशाला प्रबंधन, जितने भी गौशाला है उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा गायों को, गौ पशुओं को, उनको अच्छे तरीके से गौशालाओं में रखा जाए। अगला पॉइंट है साफ सफाई का महत्व। अब पशुपालन में साफ सफाई का कितना महत्व रहता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों पॉइंट। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, ये वही आ गया साथियों अपशिष्ट, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण वाला, जिसमें गोबर मूत्र का उचित निष्पादन कैसे किया जाना चाहिए वो। पशुधन उत्पादों का विपणन, यानी कि जितने भी पशुओं से जो भी प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, जैसे कि दूध मिला तो दूध से हम मिठाई बना रहे हैं, छाछ बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, जितने भी विभिन्न प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनका विपणन, उनका मार्केटिंग कैसे किया जाए उसके बारे में भी पूछा जाएगा। और पशुधन उत्पादों का विपणन और डेयरी विकास गतिविधियां, डेयरी को ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में, तथा पशुपालन विभाग के प्रमुख योजना, जितने भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जितने भी योजनाएं चल रही है उनके बारे में पूछा जाएगा, और आदि का समावेश हो, और ये वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न रहेंगे। अब साथियों भाग ब में जो 30% में ये पशुपालन के इतने टॉपिक दे रखे बिल्कुल नॉर्मल है, आपके बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें से कई सारे पॉइंट तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसे नॉर्मल पॉइंट है, बिल्कुल नॉर्मल आपके ये भाग ब की पशुपालन की आएगी, जो आपके केवल 10वीं तक यानी कि घर स्तर की रहेगी। अगर इनमें से अगर हम नॉर्मली किसी महिला को जो पशुओं का प्रबंधन करती है, पशु रखते हैं अपने घर वाले, घर के लोग, उनको भी पूछा जाए तो वो भी नॉर्मली बता देते हैं। तो इतना ज़्यादा ये नहीं है टॉपिक, नॉर्मली टॉपिक है। और जीके में तो आपका 10वीं तक लेवल का ही है, और पशुपालन में भी आपका नॉर्मली है 10वीं तक लेवल का ही है, जिसमें ये पूछा जाता है। ठीक है साथियों, ये हो गया पूरा का पूरा अपना सिलेबस। अब भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।